चलते हैं दोस्तों एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देख लेते हैं इस पहले एडिटोरियल को, जो कि नॉइस पॉल्यूशन ध्वनि प्रदूषण पर आधारित है। राइटर का कहना है, इंट्रोडक्शन में अर्बन इंडिया को नॉइस पॉल्यूशन से लड़ने के लिए राइट्स बेस्ड अप्रोच अपनाना पड़ेगा। मतलब नॉइस पॉल्यूशन को सिर्फ टेक्निकल या फिर रेगुलेटरी प्रॉब्लम हमको नहीं मानना है, इसे लोगों की बेसिक राइट जैसे कि राइट टू हेल्थ, राइट टू पीस, राइट टू डिग्निटी के नज़रिए से देखना पड़ेगा। तब जाकर के हम इसका सॉल्यूशन लेकर के आ सकते हैं। नॉइस पॉल्यूशन धीरे धीरे एक निगलेक्टेड पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बन गया। जैसे कि आप देखते हैं इतने दिनों से हम लोग एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं, कितने दिनों के बाद ये एडिटोरियल आया है नॉइस पॉल्यूशन का। इसे उतना अटेंशन नहीं दिया जाता है जितना कि दिया जाना चाहिए। इंडिया के अर्बन एरियाज में डेसिबल लेवल रेगुलरली परमिसेबल लिमिट से ऊपर जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं इससे कौन लोग? स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, हॉस्पिटल जहां पेशेंट को शांति की ज़रूरत है, रेसिडेंशियल एरिया जहां लोग आराम और पीस चाह रहे हैं। इससे सिटीजन के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस ऑफ पीस एंड डिग्निटी के जो अधिकार हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। 2011 में सीपीसीबी क्या बोलते हैं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक स्कीम चालू किया था जिसका नाम था नेशनल एम्बिएंट नॉइस मॉनिटरिंग नेटवर्क, शॉर्टकट में इसको नमन स्कीम बोलते हैं। इसका पर्पस था कि एक रियल टाइम डेटा प्लेटफॉर्म बनाना है जहां नॉइस पॉल्यूशन लेवल मॉनिटर होंगे और उससे हम रिफॉर्म्स लेकर जाएंगे। अभी तक इतना टाइम बीत चुका है, 10 साल हो चुका है, ये सिस्टम एक पैसिव रिपोजिटरी बन करके रह गया। मतलब मात्र डेटा रजिस्टर भरते रहो, रिफॉर्म्स या इन्फोर्समेंट के लिए किसी को कोई जिम्मेदार असरदार कुछ नहीं। अलग अलग डैशबोर्ड पर फैला हुआ है, ठीक है, डेटा हर जगह है, लेकिन उससे कोई मीनिंगफुल इन्फोर्समेंट निकल करके नहीं आ रहा है, कानून सख्ती से लागू नहीं हो पा रहा है। अब प्रॉब्लम सिर्फ डेटा जमा करने तक सीमित नहीं है, और भी बहुत सारी इशू है। फ्लाउड सेंसर प्लेसमेंट, मतलब कई सेंसर्स 25 से 30 फीट ऊंचाई पर लगा दिए हैं, जबकि सीपीसीबी 2015 गाइडलाइन के हिसाब से ये ठीक नहीं है। अब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, डाटा तो कलेक्ट हो रहा है लेकिन कोई अथॉरिटी उस पर जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। अवेलेबल डेटा बाइस्ड हो सकता है या फिर इनकम्प्लीट हो सकता है, लेकिन उससे कोई पॉलिटिकल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं मिल रहा है। कंपैरिजन दिया गया है यूरोप से, वहाँ नॉइस इंड्यूस्ड इलनेस और मोर्टेलिटी के डेटा को एक्टिवली पॉलिसी सेव करने में यूज़ किया जाता है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। यूरोपियन एनवायरनमेंट एजेंसी ने हाल ही में कैलकुलेट किया है कि अर्बन नॉइस पॉल्यूशन से 100 बिलियन यूरो पर ईयर इकोनॉमिक लॉस्ट हो रहा है। इस डेटा के बाद यूरोप में स्पीड जोन रीडिज़ाइन हुए हैं, अर्बन जोनिंग फ्रेमवर्क बदले गए हैं, मतलब शहर की प्लानिंग में नॉइस कंट्रोल को ध्यान में रखा गया। लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ पर रेगुलेटरी फ्रेगमेंटेशन है, मतलब रूल और अथॉरिटीज़ बिखरे हुए हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं है। इंस्टीट्यूशनल साइलेंस है, आरटीआई क्वेरीज का जवाब नहीं दिया जाता है। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपने अपने तरीके से काम करते हैं, अपने अपने जिलों में काम करते हैं, और कई स्टेट जैसे कि यूपी में 2025 की पहली तिमाही का डेटा पब्लिकली अवेलेबल नहीं कराया गया है। आगे बताया जा रहा है कि अर्बन नॉइस पॉल्यूशन सिर्फ एनवायरमेंटल इशू नहीं है, ये अपैथी, निगलेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के काफ़ी गंभीर क्वेश्चन उठाता है। अपैथी मतलब होता है उदासीनता, निगलेक्ट करना मतलब उपेक्षा करना। अब ये ना खाली एनवायरनमेंट की दृष्टि से मत देखो, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल निगलेक्ट की कैटेगरी में डाल के देखो। आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, इसमें मेंटल और एनवायरमेंटल वेलबींग भी आ जाती है। आर्टिकल 48A, आर्टिकल 48A, इसमें आप क्या देखेंगे? गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करना चाहिए। तो संवैधानिक रूप से देखा जाए, हमारे संवैधानिक जो अधिकार हैं उसका उल्लंघन हो रहा है। कैसे करके? जैसे कि आर्टिकल 21, आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48A क्या बोलता है? गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करना चाहिए। दिक्कत ये है, साइलेंस जोन, जैसे स्कूल में हल्ला गुल्ला ना हो, हॉस्पिटल में ना हो, रेजिडेंशियल एरिया में ना हो, जो थ्योरेटिकली क्वाइट रहने चाहिए वहाँ भी नॉइस हाई है। इससे स्टेट कैपेसिटी प्लस सिविक रिस्पेक्ट, मतलब सिटीजन के बेसिक राइट का सम्मान, यहाँ पर भी क्वेश्चन खड़े होते हैं। अब आप देखेंगे नॉइस पॉल्यूशन के लिए दोस्तों कुछ कुछ सीमा निर्धारित कर दी गई है। ये निर्धारित सीमा यहाँ पर आप देख सकते हैं। नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000 आया है। ये एक स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क है जहाँ बोला गया है, WHO का कहना है डे टाइम में ध्वनि कितना होना चाहिए? 50 डेसिबल, नाइट टाइम में 40 डेसिबल। लेकिन इन्फोर्समेंट बहुत वीक है, लार्जली सिम्बॉलिक है, मतलब बस किताबों में लिखा हुआ है। रूल तो है पर प्रैक्टिकली फॉलो नहीं हो रहा है।
जैसे दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहर में जाओगे तो सेंसिटिव एरिया में स्कूल हॉस्पिटल के आसपास नॉइस रीडिंग आई है 65 से 70 डेसिबल। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हालत ख़राब है। बात करते हैं कि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ क्यों रहा है, इसके रीजन की तरफ यदि हम जाएं, ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांसन हो रहा है, रोड बन रही है, मेट्रो चल रही है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, साथ ही साथ ट्रक से माल की आवाजाही हो रही है, बस चल रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, लेट नाइट ड्रिलिंग चल रही है, क्रेन का ऑपरेशन चल रहा है। ये सभी रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन के बावजूद चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में क्या बोला था कि एनवायरमेंटल डिसरप्शन इंक्लूडिंग एक्सेसिव नॉइस आर्टिकल 21 के खिलाफ हो सकते हैं। इसके बावजूद भी इसको नहीं रोका जा रहा। अब यदि हम बात करते हैं नॉइस पॉल्यूशन के केस की, नॉइस पॉल्यूशन वी इन आर ई केस में कोर्ट ने क्या बोला, अनचेक्ड अर्बन नॉइस मेंटल वेलबींग और सिविक फ्रीडम के लिए सीरियस थ्रेट है। बैकग्राउंड की बात करें, केस ओरिजिनली जो हम यहाँ बात करें 2005 का, कोर्ट ने इसे 2024 में फिर से रेफरेंस लिया था क्योंकि अर्बन नॉइस अब रिन्यूड कंसर्न बन गया। ये फंडामेंटल राइट के कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेटेड हुआ आर्टिकल 21। अब आगे क्या बोला जा रहा है, ये जो नॉइज़ पॉल्यूशन हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये नॉइज़ पॉल्यूशन सिर्फ ह्यूमन के लिए नहीं बल्कि इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी को भी खतरा पहुंचाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड 2025 की स्टडी आई है जिसमें बोला जाता है कि अर्बन नॉइस और आर्टिफिशियल लाइट ने कॉमन माइनास, एक तरह का जो पक्षी होता है, इसकी स्लीप और सिंगिंग पैटर्न को डिस्टर्ब कर दिया है। बर्ड की सिंगिंग कम हो गई है, सिंपल हो गई है, जिससे उनकी सोशल सिग्नलिंग काफ़ी कमज़ोर हो गई। ये बर्ड्स का इशू नहीं है, इसका मतलब ये है कि इकोलॉजिकल कम्युनिकेशन सिस्टम इकोसिस्टम में स्पीसीज़ के बीच इंटरेक्शन और सिग्नलिंग को भी तोड़ने का काम करता है। बायोडाइवर्सिटी अपनी आवाज़ खो देगी तो ये अर्बन एनवायरमेंटल एथिक के इरोजन का रीजन हो जाएगा। एक एग्जांपल और ये है, एक बार हम लोग चिल्का झील गए थे देखने के लिए। चिल्का झील में हमें जाना था डॉल्फिन वाले एरिया में, ठीक है, तो जो गंगा डॉल्फिन है वो भी वहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन इतना ज़्यादा साउंड हो रहा था, जो चलती हैं नाव एकदम मोटर से चलती, फट फट फट, बहुत तेज़ आवाज़ करती, इतने सारे हो गए वहाँ पर झुंड के झुंड की वो हमको मछली से देखने को नहीं मिली, डॉल्फिन ही देखने को नहीं मिली, तो हमारे जाने का कोई मतलब ही नहीं निकला था वहाँ। वहीं पर यदि नाव की संख्या कम होती तो हो सकता है वो हमें अच्छे से देखने को मिलती, मस्त ऊपर से कूदती और हम लोग फ़ोटो खींचते, लेकिन ये सब नहीं हो पाया। अर्बन नॉइस सिर्फ टेक्निकल या फिर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ये डीपली पॉलिटिकल भी है। पब्लिक आउटरीच, जनता विरोध कम कर रही है क्योंकि सोनिक एग्रेशन नॉर्मलाइज हो चुका है। हॉकिंग, ड्रिलिंग, लाउड स्पीकर अब एम्बियंट इरिटेंट बन गए हैं, मतलब सहन कर लो, इसको कोई मतलब नहीं है चैलेंज करने से। सिविक फैटिक और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है क्योंकि नॉइज़ पॉल्यूशन इनविजिबल है, स्मॉग या फिर गार्बेज की तरह रेसिड्यू नहीं छोड़ता है, विजिबल स्ट्रेंड्स नहीं दिखाता, सिर्फ फ्रेड माइंड और डिस्टर्ब स्लीप साइकिल मिलता है। इसका ज़्यादा असर हमारी हेल्थ के ऊपर हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे हमारे कानों के ऊपर ज़रूर ही असर डालता है। अब पब्लिक हेल्थ क्वाइटली डिग्रेड हो रहा है। कैसे करके डिग्रेड हो रहा है? चिल्ड्रन, वृद्ध लोग, इसके अलावा जिनको ऑलरेडी से कोई बीमारी है वो बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं, लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आता है। इंडिया का लीगल फ्रेमवर्क पेपर पर स्ट्रॉन्ग रहता है लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत वीक रहता है। नॉइज़ पॉल्यूशन सन 2000 में आया था, इसको बहुत कम ही लोग फॉलो करते हैं और अर्बन रियलिटी जैसे डेंसिटी, ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। अब म्यूनसिपल बॉडी के ऊपर जिम्मेदारी है, ट्रैफिक पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बीच में लेकिन कोई भी कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिल रहा है। क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कैसे करके उसको ठीक किया जा सकता है, ये यहाँ पर प्रमुख मुद्दा है। नेशनल एकॉस्टिक पॉलिसी होना चाहिए, जैसे कि नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है वैसे ही। इसमें हमें अलग अलग जोन बांटना है, इसमें इतने साउंड से ज़्यादा आप नहीं बजा सकते। रेगुलरली मॉनिटरिंग होना चाहिए, लोकल ग्रीवांस रिड्रेस मैकेनिज्म होना चाहिए, तुरंत कोई फ़ोन कर दे हेल्पलाइन में तो तुरंत एक्शन होना चाहिए। विदाउट इंटर एजेंसी सिनर्जी, ठीक है, डिफरेंट एजेंसी मिलकर काम ना करें, इन्फोर्समेंट सिर्फ स्पोरेडिक और सिंबॉलिक रहेगा, इसलिए सबको मिलकर के काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉइज़ पॉल्यूशन के खिलाफ लड़ाई सिर्फ कानून या फिर रेगुलेशन के माध्यम से ही नहीं हो सकती है, ये हमारी कल्चर में शामिल होना चाहिए। सिटी को शेयर्ड एथिक ऑफ सोनिक एम्पैथी, मतलब एक साथ नॉइज़ के प्रति संवेदनशीलता डेवलप करनी चाहिए। पब्लिक कैंपेन सिर्फ स्लोगन तक सीमित ना रहे बल्कि इमर्सिव एजुकेशन हो, मतलब स्कूल में, ड्राइवर ट्रेनिंग प्रोग्राम में, कम्युनिटी स्पेस में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर
सी बेल्ट यूसेज को सोशल नॉर्म बनाने में लगातार मैसेजिंग और अवेयरनेस कैंपेन मदद कर रहे हैं। वैसे ही हॉकिंग रिडक्शन नॉइज सेंसिटिविटी को सामाजिक व्यवहार में उतारना जरूरी है। अब इसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ नमन प्रोग्राम, नमन मतलब नेशनल एम्बियंट नॉइस मॉनिटरिंग नेटवर्क, लोकल बॉडी को रियल टाइम नॉइस डेटा एक्सेस करने दो, साथ ही उनको एक्शन लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको देना पड़ेगा। दूसरा स्टेप है मॉनिटरिंग को इन्फोर्समेंट के साथ में जोड़ने की ज़रूरत है। डेटा कलेक्ट करना मीनिंगलेस है अगर कोई पेनाल्टीज़, जॉइनिंग रूल्स, कंस्ट्रक्शन रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं हो रहे हैं तो डेटा के लिए क्या कर लोगे। अदरवाइज डेटा सिर्फ परफॉर्मेटिविटी दिखाने के लिए ही रह जाएगा, काम कुछ नहीं आएगा। तीसरे नंबर की बात यह है अवेयरनेस को संस्थागत करो, इंस्टीट्यूशनलाइज करो, जैसे कि नो हॉकिंग डे सिर्फ सिंबॉलिक इवेंट ना बन जाए। इन्हें लॉन्ग टर्म बिहेवियर कैंपेन में हमें बदलने की ज़रूरत है। अगला स्टेप है अर्बन प्लानिंग में एकॉस्टिक रेजिलेंस इंटीग्रेट करना। सिटी सिर्फ स्पीड और एक्सपांसन के लिए डिज़ाइन मत करो, अर्बन डिज़ाइन में सोनिक सिविलिटी मतलब नॉइज कंट्रोल, क्वाइट जोन, साउंड फ्रेंडली प्लानिंग को भी शामिल करना जरूरी है। इसके बाद सबसे लास्ट में बोला जा रहा है साइलेंस या फिर क्वाइट जोन सिर्फ इम्पोज नहीं करना है, इनको डिज़ाइन, गवर्नेंस और डेमोक्रेटिक विल के जरिए इनेबल करना है। अगर इंडिया राइट बेस्ड अप्रोच को एडॉप्ट नहीं करेगा तो स्मार्ट सिटी भी साउंड लेवल के लिहाज से अनअवेलेबल हो सकती हैं। अगला वाला जो एडिटोरियल डिस्कस करेंगे ये भारत और यूनाइटेड किंगडम, इंडिया एंड ब्रिटेन के रिलेशनशिप को बताता है। इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल के अनुसार एक गोल्ड स्टैंडर्ड डील माना जा रहा है। मतलब हमने जो डील करी है बहुत एडवांस लेवल पर और बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे लिए। लेकिन दिक्कत ये है इस एफटीए में एक बहुत ज़रूरी और आने वाला पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट एड्रेस हम नहीं कर पाए हैं, और वही इंस्ट्रूमेंट इंडिया के एक्सपेक्टेड बेनिफिट को अप एंड करेगा, मतलब उल्टा कर देगा या फिर नुकसान पहुंचा देगा हमको। हम क्या चीज़ है उसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। यूनाइटेड किंगडम ने सोचा है कि हम 2027 से एक नई पॉलिसी लेकर के आएंगे, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये वही सिस्टम है जो यूरोपीय यूनियन में ऑलरेडी से प्लानिंग किया जा चुका है। इसका मतलब ये है जब इंडिया जैसे देश से यूके में कोई माल एक्सपोर्ट होगा, स्पेशली स्टील और एल्युमिनियम के प्रोडक्ट, तो यूके ये चेक करेगा कि उनके प्रोडक्शन में कितना कार्बन एमिशन हुआ है, उस हिसाब से वो प्राइस निर्धारित करेगा। इसमें डायरेक्ट एमिशन का मतलब है कि भाई कोई फैक्ट्री से डायरेक्ट जो चिमनी से धुआं निकल रहा है, मशीनों से जो धुआं निकल रहा है, व्हीकल से। इनडायरेक्ट एमिशन भी शामिल है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ कर रहे हो ना, उस दौरान में भी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के टाइम में आपने कुछ ना कुछ कार्बन एमिट किया है। ये खास तौर से हार्ड टू अबेट सेक्टर है, मतलब जिन इंडस्ट्री में एमिशन कम आप कर ही नहीं पाओगे उनके लिए तो बहुत दिक्कत है, स्टील और एल्युमिनियम में। और फ्यूचर में यूके इसे और भी प्रोडक्ट पर भी लागू कर देगा, तो इस चीज़ को इंडिया को एड्रेस करना चाहिए था, जो कि हम लोग नहीं कर पाए। पीयूष गोयल ने क्या बोला है, अगर यूके या फिर ईयू का सीबीएम इंडिया के एक्सपोर्ट को नुकसान पहुंचाता है तो इंडिया भी रिटेलिएट करेगा, मतलब जवाबी कदम उठाएगा। अब आप ये ध्यान रखिए, सरकार को पॉल्यूशन कम करने के लिए सोचना चाहिए था, तो उल्टा ये कह रहा है वो टैक्स लगाएंगे तो हम भी टैक्स लगाएंगे। लेकिन दिक्कत ये है रिटेलिएशन, जैसे आप काउंटर टैरिफ लगाओगे, दूसरे ट्रेड मेजर्स अपनाओगे, इससे कॉस्ट का जो बर्डन है वो कम नहीं होने वाला। इसलिए आप जब एफटीए में बातचीत कर रहे थे तो उसी टाइम आपको ये चीज़ निपटा लेना था। एग्जाम्पल दिया गया है, हाल ही में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने एक ट्रेड एग्रीमेंट किया है जिसमें ईयू ने यूएस की सीबीएम और कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रूल से जुड़ी चिंताओं को कंसीडर किया है और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी दी है। आज की दुनिया में ट्रेड बैरियर मतलब खाली टैरिफ जैसे इंपोर्ट ड्यूटी, नॉन टैरिफ रूल जैसे स्टैंडर्ड, सर्टिफिकेशन, कार्बन प्राइसिंग लगातार बढ़ते जा रहा है। अगर हर देश अलग अलग कार्बन प्राइसिंग रूल लगाएगा तो एक्सपोर्टर जैसे इंडिया की कंपनी को अलग अलग देशों में अलग अलग कंप्लायंस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। इससे हमको होगा फिर नुकसान। इससे मैसिव कंप्लायंस कॉस्ट आएंगे, मतलब एक्सपोर्टर को बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ जाएगा खाली रूल्स और पेपर वर्क को पूरा करने के लिए। अब एफटीए से पहले यूके ने एल्युमिनियम और आयरन स्टील इंपोर्ट पर मोस्ट फेवर्ड नेशंस टैरिफ रेट 0 से 6% रखा था। इंडिया से कोई चीज़ एक्सपोर्ट होता ना तो 0 से 6%, ज़्यादा से ज़्यादा 6% टैक्स लगता। अब हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करे हैं तो अब टैक्स 0 देना पड़ेगा। शुरू में तो हमको ऐसा लग रहा है कि इंडिया के एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत अच्छी डील है कि अब हम कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं।
असली चैलेंज 2027 से चालू होने वाला है, जब ब्रिटेन CBAM को लागू करेगा। उस टाइम जब हम एल्यूमिनियम और स्टील बेचेंगे तो कार्बन प्राइस के हिसाब से वो रेट तय करेगा। जैसे कि अभी हमको 100 रुपये मिलता था तो वो 80 रुपये देगा। अभी यूके का कार्बन प्राइस लगभग $66 पर टन ऑफ CO2 है। इस वजह से एक्सपोर्टर की कॉस्ट कम से कम 20% से 40% तक बढ़ जाएगी। अब यूके का CBAM सिस्टम कहता है कि अगर एक्सपोर्टिंग कंट्री जैसे इंडिया में पहले से कुछ कार्बन टैक्स या फिर कार्बन प्राइसिंग सिस्टम है तो उन पेमेंट को डिडक्ट हम कर सकते हैं। अगर एक्सपोर्टर इंडिया में कार्बन टैक्स ऑलरेडी से दे रहा है ना, तो उतना हिस्सा यूके में हम कम कर देंगे। इंडिया की इंडस्ट्रीज ऑलरेडी से कुछ चार्ज दे रही है, जैसे कि कोल सेस, कोल इस्तेमाल पर टैक्स, रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन, मतलब कंपनीज को कुछ हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी से लेना अनिवार्य है, और अब नया कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम आ गया है। लेकिन कन्फ्यूज़न ये है कि यूके सिर्फ CCTS को मान्यता देगा, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को। कोल सेस, RPO जैसा जो सिस्टम चल रहा है वो कोई काम का नहीं है। दूसरी दिक्कत है कार्बन प्राइस गैप। इंडिया का एक्सपेक्टेड कार्बन प्राइस सिर्फ $8 से $10 पर टन CO2 है। यूके का लगभग है $66 पर टन CO2। ये बहुत बड़ा गैप है। भले ही कुछ डिडक्शन मिलेगा, फिर भी इंडियन एक्सपोर्टर को बहुत ज़्यादा कॉस्ट बर्डन करना पड़ जाएगा। यूके का CBAM भी EU की तरह ही है। इसका फोकस है कि यूके में डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जैसे कि स्टील या फिर एल्यूमिनियम की जो कंपनी है, इन्हीं के जितना कार्बन प्राइस पे करते हैं, ये लोग जितना कार्बन प्राइस पे कर रहे हैं उतना ही इंडिया भी पे करेगा। इससे ब्रिटेन के प्रोड्यूसर को कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज नहीं मिलेगा, मतलब बाहर से आने वाले चीप इंपोर्ट्स उनके प्रोडक्ट को अंडरकट नहीं कर पाएंगे। दिक्कत ये है, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन इस तरह के यूनिलैटरल कार्बन प्राइस फिक्स करके पूरी दुनिया पर इम्पोज कर रहे हैं। ये सिस्टम एक्चुअली मल्टीलैटरल कमिटमेंट को अंडरमाइन करता है, क्योंकि ग्लोबली एग्रीड तरीका यही है कि हर देश खुद अपनी क्षमता और परिस्थिति के हिसाब से कार्बन एमिशन को कम करेगा, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री अच्छा पैसा खर्चा कर सकते हैं और गरीब देश नहीं कर सकते हैं। सभी देश के लिए एक सिंगल कार्बन प्राइस पॉसिबल है भी नहीं, क्योंकि हर देश की कंडीशन अलग है। एनर्जी मिक्स, मतलब किस प्रपोर्शन में कोल, गैस, रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, मतलब कौन सी इंडस्ट्रीज डोमिनेट कर रही है और उनकी पॉल्यूशन इंटेंसिटी कितनी है। टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी एंड वायबिलिटी, मतलब क्लीन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए हमारे जेब में कितना पैसा है। इसी वजह से हर देश का एमिशन लेवल और एमिशन कॉस्ट अलग होता है। 2024 में कुछ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, WEF ने एक जॉइंट रिपोर्ट प्रस्तुत करी। बोला गया कि कार्बन मार्केट में कोऑर्डिनेशन करके काम चलो। अब यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, डिस्टॉर्शन पैदा होगा, लीकेज होगा। कंपनीज कार्बन टैक्स वाले देशों से प्रोडक्शन शिफ्टिंग करके लैक्स कंट्रीज में पॉल्यूशन करेंगे, और इससे ग्लोबल नेट जीरो जो गोल है वो कमज़ोर हो जाएगा। अब अगर कार्बन मार्केट हर देश का कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो प्रॉब्लम बहुत होगी। कॉम्प्लायंस कॉस्ट बढ़ जाएगा, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट होगी, और दोनों ही गोल, इकोनॉमिक ग्रोथ और क्लाइमेट चेंज कंट्रोल, कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए क्या ज़रूरी है, एमिशन मेजरमेंट मेथड को अलाइन करिए, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को सिंप्लीफाई करो, एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को सपोर्ट करिए गरीब देशों तक। IMF ने एक प्रपोजल दिया था 2021 में, किसको लेकर के, इंटरनेशनल कार्बन प्राइस फ्लोर को लेकर के। इसमें लेवल दिए गए थे, लो इनकम कंट्रीज़ के लिए $25 पर टन, मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए $50 पर टन, हाई इनकम कंट्रीज़ के लिए $75 पर टन। ठीक है। अब IMF के ये जो लेवल है, इसको आगे बढ़ाते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक 3 फेज्ड अप्रोच को भी अपनाया। इसमें क्या बोला गया, मिनिमम स्टैंडर्ड बनाओ, क्या प्राइस रहेगा, ठीक है, कैसी रिपोर्टिंग रहेगी, इसके लिए बेसिक रूल ज़रूरी है। इसके अलावा जो रीजनल सिस्टम है इसको लिंक करना ज़रूरी है, जैसे कि EU, चाइना, इंडिया और एशिया के दूसरे रीजन में। मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन प्रोसेस को हार्मोनाइज करना है, ताकि सभी रीजन में फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चेकिंग हो सके। इसके बाद इंडिया की सरकार को ये सीरियसली करना चाहिए था, क्या सोचना चाहिए था कि क्या ये ग्लोबल कार्बन प्राइसिंग मॉडल का फेज्ड अप्रोच इंडिया के लिए काम करेगा कि नहीं करेगा। साथ ही इंडिया को अपने जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ मिलकर के कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि आजकल टैरिफ बैरियर, इंपोर्ट ड्यूटी और नॉन टैरिफ बैरियर बहुत बढ़ रहे हैं। अब ये जो बात बोले हैं दोस्तों, हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि हर देश चाहता है कि हमारे ऐसा ना हो कि बाहर से आने वाली चीज़ सस्ती हो जाए और हमारे देश की कंपनियों के जो प्रोडक्ट हैं महंगे हो जाएं। इससे हमारे देश की कंपनियों के जो प्रोडक्ट हैं कम बिकेंगे।
आज की दुनिया में प्रोटेक्शनिज्म मतलब हर देश अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए टैरिफ और रूल बढ़ा रहा है। ऐसे माहौल में शॉर्ट टर्म में ग्लोबल कंसेंसस मतलब सारे देश कार्बन प्राइसिंग और क्लाइमेट रूल पर एग्री करें, इसकी संभावना बहुत कम है। इसलिए इंडियन इंडस्ट्री को क्लीन टेक्नोलॉजी सिर्फ एक्सपोर्ट कॉम्प्लायंस की तरह ही नहीं देखना है, बल्कि एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के टूल समझिए। मतलब क्लीन टेक्नोलॉजी अपनाने से प्रोडक्शन एफिशिएंट होगा, कॉस्ट कम होगी और ग्लोबल मार्केट में इंडिया की धाक जमेगी। अब सरकार की भूमिका। इंडिया में अभी कई तरह के इम्प्लिसिट कार्बन टैक्स चल रहे हैं, जैसे कि कोल सेस, रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन चल रहा है। इन्हें एक यूनिफाइड कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क में लाना है। सरकार को सीसीटीएस कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के जरिए एक सिंगल कानून चलाना है। इससे इंडस्ट्री पर अलग अलग टैक्स नहीं लगेगा। इस चीज़ का विशेष हमको ख्याल रखना है। अगर इंडिया यूनिफाइड और स्ट्रॉन्ग कार्बन प्राइसिंग सिस्टम बनाता है तो फ्यूचर में आसानी से ग्लोबल कार्बन मार्केट से हम जुड़ पाएंगे। हमको ग्लोबल रूल से पीछे नहीं हटना है, बल्कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। कार्बन टैक्सेस से जो हमको पैसा मिलेगा उसको वेस्ट नहीं करना है, उस पैसे को इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन मतलब पॉल्यूशन फ्री और क्लीन बनाने में लगाना है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक ड्राफ्ट क्लाइमेट फाइनेंस टेक्सोनॉमी जारी किया है। इससे इन्वेस्टर को क्लैरिटी मिल जाएगा कि कौन सी ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर आपको काम करना है, क्लीन टेक्नोलॉजी क्या है, कहाँ पर हमको पैसा इन्वेस्ट करना है, कौन सी मशीन खरीदना है, कितना हमको फ़ायदा देगी, कितना कम पॉल्यूशन होगा। आज ग्लोबल लेवल पर आप देखेंगे दोस्तों, ये वाला जो मुद्दा है काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। मल्टीलेटरल रूल जैसे कि WTO यूएन एग्रीमेंट को डेवलप्ड कंट्रीज़ अंडरमाइन करते हैं। बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर भी फेयरनेस और इक्विटी इंश्योर नहीं है। लेकिन इसलिए प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट और इंडस्ट्री दोनों आपस में बैठो, डोमेस्टिक एक्शन लो, यही एक सॉल्यूशन है। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में देखा जाए चाइना में एससीओ की बैठक चल रही है और इस बैठक के दौरान जो टेररिज्म है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है। एससीओ के 10 सदस्य देशों ने टेररिज्म की सभी फॉर्म्स की कड़ी निंदा करी है। स्पेसिफिक अटैक का रेफरेंस दिया जाता है, पहलगाम अटैक जो कि इंडिया में हुआ था, जाफर एक्सप्रेस और खुजदार अटैक पाकिस्तान में हुआ था। मतलब एससीओ ने ये चीज़ क्लियर कर दिया है कि वो क्रॉस बॉर्डर और डोमेस्टिक टेररिज्म दोनों के खिलाफ में है। तियानजिन डिक्लेरेशन में सभी एससीओ मेंबर कंट्रीज जैसे इंडिया, पाकिस्तान, रसिया, इन्होंने क्या बोला है? क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट को रोकेंगे। फिर से कंफर्म किया है कि ब्लॉक कमिटेड है, टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। वार्निंग दिया है कि कोई भी देश टेररिस्ट, सेपरेटिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को मर्सिनरी पर्पस मतलब पेड मिशन या फिर पॉलिटिकल एजेंडा के लिए यूज़ नहीं करेगा। एससीओ के मेंबर का कहना है कि यूनिलैटरल कोएर्सिव मेजर जैसे कि ट्रेड सैंक्शन और टैरिफ जो यूएन चार्टर और WTO प्रिंसिपल के खिलाफ हैं, हम इसका विरोध करते हैं, जो कि अमेरिका की तरफ से धमकाने के लिए लोगों के ऊपर, कंट्रीज़ के ऊपर लगाए जा रहे हैं। जिनपिंग ने ग्लोबल बुलविंग बिहेवियर की क्रिटिसिज्म करी है। लीडर को कॉल किया कि वे फेयरनेस और जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करें। उन्होंने कोल्ड वार मेंटालिटी को अपोज करने की बात करी है, मतलब यूएस रसिया राइवलरी को ख़त्म करो, ट्रेड टेंशन को ख़त्म करो। चाइना का कहना है कि कोल्ड वार मेंटालिटी और बुलविंग अभी भी पूरे वर्ल्ड में मौजूद है, चैलेंज कम नहीं हुए हैं, बढ़ रहे हैं। रेफरेंस में यूएस टैरिफ और ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ का उन्होंने नाम लिया था। एससीओ समिट ने ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा मजबूत मंच प्रोवाइड किया। ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटीज़ है, काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब चल रही है। समिट में बोला जाता है कि वर्ल्ड अंडर गोइंग प्रोफाउंड हिस्टोरिकल चेंजेस जो सभी स्फीयर, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक सब जगह को प्रभावित कर रहे हैं। चीन की तरफ से ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव प्रपोज किया गया है। इसका उद्देश्य है कंट्री एक साथ मिलकर के काम करें ताकि ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम बढ़िया रहे। इसके प्रिंसिपल क्या है? सोवरन इक्वालिटी, इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ, मल्टीलैटरलिज्म, पीपल सेंटर्ड अप्रोच एंड रियल एक्शन फोकस होना चाहिए। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट निकल करके आया है। GGI किसने प्रपोज किया है? चाइना ने प्रपोज किया है। वांग यी ने कहा है कि भाई एससीओ प्रमोट करता है यूएन मैकेनिज्म को, मल्टीलैटरल कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है, इसलिए ग्लोबल गवर्नेंस अमेरिका से नहीं चलेगा। पाकिस्तान और आर्मेनिया ने समिट में डिप्लोमेटिक रिलेशन डेवलपमेंट करने का अनाउंसमेंट किया था। इसके अलावा कुछ जो नॉन मेंबर स्टेटस हैं जैसे कि डायलॉग पार्टनर और ऑब्जर्वर, इनको मर्ज करके सिंगल पार्टनर स्टेटस बना दिया है। लाओस को पार्टनर कंट्री एक्सेप्ट कर लिए हैं। एससीओ में अब 10 मेंबर प्लस 17 पार्टनर, मतलब टोटल 27 कंट्री जुड़ चुके हैं इससे। इसके अलावा एससीओ ने डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश करने का एग्रीमेंट किया है। ये चाइना की लॉन्ग टर्म एम्बिशन था और उसको वो पूरा भी कर रहा है। साथ ही साथ इजराइल, गाजा वार और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पर काफ़ी कंसर्न जताया है।
इंडिया ने भी जून में इजराइल और यूएस द्वारा ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर स्ट्राइक जो किया गया था उसकी कड़ी निंदा करी थी। साथ ही साथ एससीओ अफगानिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन पर भी ध्यान दे रहा है। बोला जाता है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट ही यहाँ पर पीस ला सकती है। इंडिया को छोड़कर सभी मेंबर ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट किया है। हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये पीओके से होकर के जा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे चाइना की जो मुद्रा है 2 बिलियन मेंबर कंट्री को इस साल के भीतर देंगे। 10 बिलियन लोन एससीओ इंटर बैंक कंसोर्टियम को अगले 3 साल में मिलेगा। मतलब पैसा काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये अफगानिस्तान में जो भूकंप आया है जिसकी तीव्रता है मैग्नीट्यूड है 6, इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। लगभग देखा जाए जो दोस्तों 800 लोगों की डेथ हुई है और बहुत सारे लोग, हज़ारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। अभी ये जो संख्या है और बढ़ते जाएगी। यहाँ पर आपको हाइपो सेंटर और एपी सेंटर में अंतर समझने की ज़रूरत है। हाइपो सेंटर ज़मीन के अंदर अर्थक्वेक की शुरुआत की जगह, एंड एपी सेंटर जो होता है ज़मीन के जस्ट ऊपर, उस जगह के ठीक सामने वाली जगह होती है। ठीक है, अब एपी सेंटर में वो डाउन आ जाएगा जहाँ पर अर्थक्वेक हुआ, और हाइपो सेंटर वो जगह होगी जब हम ज़मीन के अंदर में कुछ किलोमीटर की गहराई में जाएंगे तब। अफगानिस्तान के एक रिमोट माउंटेनियस रीजन में एक स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक और मल्टीपल आफ्टर शॉक देखने को मिला। ये बादलों ने होम्स कोलैप्स कर दिए, जिससे फैमिलीज़ जो कि सोए हैं, कुछ वर्क में हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, सब लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। रिजल्ट ये रहा कि 800 प्लस लोगों की डेथ हुई है और 2800 प्लस लोग घायल हुए। तालिबान अथॉरिटीज़ के अनुसार मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड 6 थी और ये मिडनाइट से ठीक पहले आया। बिल्डिंग काबुल अफगानिस्तान से लेकर के इस्लामाबाद पाकिस्तान तक हिल चुकी थी। एपी सेंटर था 27 किलोमीटर जलालाबाद से। कम से भी कम 5 प्रोविंस इससे प्रभावित हुए हैं। रेस्क्यूअर्स रबल में फंसे लोगों को निकाल रहे हैं और इंजर्ड लोगों को हेलीकॉप्टर से एवेक्यूट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा बुरी तरह से जो प्रभावित हुआ है वो है कुन्नार प्रोविंस। इसके जो डिजास्टर मैनेजमेंट हेड हैं उनका कहना है कि सर्च का ऑपरेशन अभी भी चल ही रहा है। बहुत सारे लोग मलबे के नीचे फंसे हुए हैं, इसलिए डेथ की जो संख्या है बढ़ सकती है। कुन्नार जो कि एपिसेंटर है, यहाँ पर 800 लोगों की डेथ हुई है और 2500 लोग इंजर्ड हुए हैं। तालिबान स्पोक्समैन ने ये जानकारी दी है। इसके अलावा नांगरहार में 12 लोगों की डेथ हुई है और 255 लोग इंजर्ड हैं। एंड लागमान जाएंगे तो वहाँ 58 लोग इंजर्ड हुए हैं। वादिर विलेज नूरगल डिस्ट्रिक्ट में लोकल ने रेस्क्यूअर को मदद किया है। कभी कभी बेयर हैंड से रबल को हटाया जा रहा है नंगे हाथों से। इंजर्ड को जलालाबाद सिटी के हॉस्पिटल में लेकर के गए थे। अब ज़्यादा डेथ इसलिए हुई है क्योंकि ये वाले जो लोग हैं लो राइस मड ब्रिक्स होम में रहते हैं। मतलब मिट्टी के ईंट बनी है, मिट्टी की दीवारें हैं और घर भी जो है इनके उतने ज़्यादा पक्के नहीं थे, मजबूत नहीं थे। इसलिए आप देखेंगे ये बिल्डिंग इतनी ज़्यादा कोलैप्स हुई हैं। कई जगह रोड ब्लॉकेज है, बहुत टाइम लग जा रहा है राहत पहुंचाने में, ऐसा भी हमको देखने को मिला है। मतलब 20 घंटा बीत चुके हैं, इसके बावजूद भी रोड ब्लॉक है। रेजिडेंट ने खुद रास्ते क्लियर करने की कोशिश करी है लेकिन फिर भी काम नहीं बना है। क्वैक हिट विलेजेस में कई लोग रिटर्नीस हैं, मतलब जो ईरान और पाकिस्तान से वापस आए थे। उनका मकसद था अपना घर बनाना और यहाँ पर सेटल होना। जो नांगरहार है और कुन्नार है पाकिस्तान बॉर्डर के पास है। तोरखाम क्रॉसिंग हिस्टोरिकली अफगान रिटर्नर्स के लिए एक मेजर पॉइंट है। रिटर्नीस अक्सर वर्क और शेल्टर के बिना लौटते हैं। अफगानिस्तान में फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक आते रहते हैं और इससे निपट भी नहीं पा रहा है अफगानिस्तान उतने अच्छे से। जो मुख्य रीजन है वो कौन कौन सा है? हिंदू कुश माउंटेन रेंज, यूरेशिया एंड इंडिया टेक्टोनिक प्लेट जंक्शन के पास ही पड़ता है हिंदू कुश जो रीजन है, और यहीं पर ये घर वर है, सिटी है, तो ये जाहिर सी बात है अर्थक्वेक से बुरी तरह से प्रभावित होंगे। सन 1900 के बाद से आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान में 12 अर्थक्वेक आ चुके हैं जिनकी मैग्नीट्यूड 7+ है।